हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, ऑक्सीजन क्राइसिस पर आधारित रहने वाला है। आखिर क्या है ऑक्सीजन क्राइसिस, उसके बारे में हम तमाम बातें आज की क्लास में करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कुछ मुख्य बातें कि आखिर इस क्लास में क्या क्या डिस्कशन रहने वाला है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वाही इन न्यूज़, आखिर ये ऑक्सीजन क्राइसिस है जो किस वजह से न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड तमाम बातें देखेंगे। देन क्राइसिस के कारण देखेंगे, इसकी किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई या किस वजह से क्राइसिस उत्पन्न हुआ, वो सारी तमाम चीज़ें हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे हम आज के सेशन में। देन यदि उसके बाद बात की जाए तो इसमें बताया गया है व्हाट इज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, आखिर LMO क्या है, LMO क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इसकी इतनी डिमांड कैसे अचानक कैसे बढ़ गई, क्या पहले भी थी या नहीं थी, तो ये सब चीज़ें जानेंगे। तो देन ऑक्सीजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे नॉर्मली तो सभी जानते हैं, एक किसी हर जगह कहीं ना कहीं पे सुनने को मिल ही जाता है ऑक्सीजन, लेकिन हम इसको थोड़ा सा टर्मोलॉजी या फिर इसका केमिकल फार्मूले के थ्रू, इसको केमिकल लैंग्वेज में या फिर इसको डेफिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। देन इसके बारे में जानेंगे हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में कि आखिर ऑक्सीजन साइकिल कैसे कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क नहीं करती है। देन इसके आइसोटोप्स या इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, आखिर ऑक्सीजन किस किस फॉर्म में किस किस टाइप में पाई जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, वो सभी तमाम चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। देन यदि उसी प्रकार से बात की जाए नेक्स्ट सेगमेंट की, तो उसमें दिया गया वाई वी नीड ऑक्सीजन इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, यानी कि अगर रेस्पिरेशन वाले सिस्टम को छोड़ के अगर बात की जाए या इंक्लूड रेस्पिरेशन सिस्टम, मतलब कि श्वसन क्रिया से संबंधित, या फिर इसी के साथ बात की जाए तो इनका इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। तो दोनों के दोनों रीजन्स में हम इसका आखिर रेस्पिरेशन के तौर पे एक्स्ट्रा, यानी कि जो आर्टिफिशियल तरीके से कैसे यूज किया जाता है। तो नेचुरल तो होता ही होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम इंडस्ट्रियल यूज में भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसमें बताया गया आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है इसको। देन उसी के बाद में हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे हमारे कि इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, क्या क्या कदम उठाए गए हैं इस क्राइसिस से निपटने के लिए, वो सभी तमाम बातें देखेंगे। देन उसके बाद में हम WHO के स्टैंड को देखने की कोशिश करेंगे, आखिर WHO इस रिपोर्ट पर क्या कहता है, या इस क्राइसिस को ध्यान में रखता है नहीं रखता है, उससे रिलेटेड क्या बातें की गई, उस बात को भी हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। यदि देन उसी प्रकार से बात की जाए कैन एनी इमीडिएट स्टेप भी टेकन, क्या हमारे द्वारा कुछ इनिशियली या इमीडिएट स्टेप लिए जा सकते हैं, कौन कौन से लिया जा सकते हैं या लेने चाहिए, वो सभी तमाम बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हमारे डिस्कशन की ओर। तो यदि डियर डिस्कशन की बात किया जाए तो कुछ अगर इसके न्यूज़ में रहने का अगर हम कारण को जानने की कोशिश करें, तो इसमें बताया गया है कि आपका जो मेडिकल ऑक्सीजन था, जो आपका मेडिकल ऑक्सीजन था, उसके हॉस्पिटलों में क्या मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जगह ज़रूरत पड़ी मेडिकल ऑक्सीजन की। क्यों पड़ी? क्योंकि आप देख ही रहे हो जो पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक है आपका, ये बहुत तेज़ मात्रा में बढ़ता जा रहा है, या फिर इसकी एक से एक फॉर्म या न्यू जो स्ट्रेन है वो आती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या कर रहा है, ज़्यादा ही इफेक्टिव होता जा रहा है, और ये यानी कि लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो एक तो डिमांड वो, मतलब कि पेशेंट या बीमार होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई, लेकिन भाई दूसरी और अदर चीज़ें भी देखी जाए तो उसमें जैसे कि इसमें बात की गई है शॉर्टेज ऑफ टैंकर्स, हमारे पास टैंकरों की कमी भी देखी गई, ये भी एक क्राइसिस बढ़ने की वजह है। देन यदि नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की और डिस्टेंस लोकेशंस की बात की गई, ये सभी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भी इस क्राइसिस को बढ़ावा मिला, यानी कि चीज़ें टाइम पर जब अवेलेबल नहीं हो पाई तो उसकी वजह से क्या देखा गया, समस्या देखी गई। देन अगर उसके अलावा यदि बात की जाए हम एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की, तो इसमें कहा गया है कि रिएक्शन टाइम था जो, यानी कि ये रिएक्शन टाइम था जिसमें हमें रिएक्शन लेना चाहिए था, कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया गया, क्योंकि इससे पहले एक स्ट्रेन आ चुकी थी जो या फिर उस स्ट्रेन से हमें सीखना चाहिए था कि क्या क्या हमें समस्या या किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा। तो उन समस्याओं से निपटने के लिए इसके बीच काफ़ी टाइम मिला था हमको, लेकिन उस टाइम में हमने कुछ नहीं कर पाए, जो अच्छे स्टेप उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा पाए। तो इसमें बात की गई है
रिएक्शन की, यानी कि हमें पहली चीज़ों को ध्यान में रखते एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कोई बेहतर एक्शन नहीं लिया जा सका, ऐसा इसमें बताया गया। अगर इसमें ये सब बातों की बात की जाए तो आपके होम होम अफेयर या होम सेक्रेटरी है आपके पिल्लई पिल्लई जी के द्वारा ये बातें बताएगी, जो हमारे प्रेजेंट होम सेक्रेटरी हैं इनके द्वारा ये बातें बताई गई। और अगर दूसरी बात की जाए तो इसमें जो पॉलिटिकल क्लास थी उनके द्वारा भी बिजी हुआ गया इलेक्शन, यानी जितनी पॉलिटिकल क्लास थी वो सारी की सारी बिजी हो गई इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। लेकिन इधर देखे, एक तरफ देखा जाए तो हमारे देश की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी इस पेंडेमिक की वजह से, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम तो अपने इलेक्शन कंडक्ट करवाने में बिजी थे, उसकी वजह से भी ये समस्या को बढ़ावा मिला, या उसका भी एक रोल हो सकता है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा अच्छी तरह ध्यान दिया जाता तो आई होप कि थोड़ा और भी जल्दी इस चीज़ों को कंट्रोल कर पाते, या फिर इनको हम बेहतर तरीके से लेके चल सकते थे। और क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें तो अगर बात करें हम फर्स्ट स्ट्रेन टू सेकंड स्ट्रेन के बीच की, तो हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिला था। अगर चाहते तो हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे। लाइक अगर एग्जांपल बात करें, शुरुआत में जो फर्स्ट स्ट्रेन आई थी तो चाइना के द्वारा रातों रात हॉस्पिटल बना दिया गया था, तब कि यहाँ रातों रात छोड़ के यहाँ पे आज तक भी नई चीज़ें, हालांकि ऐसी बात नहीं हो नहीं रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं हो पा रही है। अगर नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर हम क्राइसिस के अदर कारण को या डिटेल में देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार है आपके इस क्राइसिस के कारण। तो डियर इसमें बताया गया है आपका कि जो डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम थी, वो डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम मेन क्या थी, लोकेटेड इन ईस्ट, यानी कि जितने भी एलएमओ प्लांट है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के जो प्लांट है सारे के सारे आपके किस रीजन में देखने को मिलते हैं, इंडिया के ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलते हैं। तबकि जो नीड थी, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, वो देश के विभिन्न विभिन्न भागों में पड़ी। तो आप खुद देख सकते हैं, जब आपने मैप देखा होगा, इंडियन मैप देखा होगा, तो डिस्टेंस कितनी अधिक है। अगर इस पॉइंट से अगर कोई बंदा इस पॉइंट पे आना चाहे तो कितना, आप यहाँ तक सोचोगे, जब ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी, थोड़ा देखा होगा, तो सूरज भी उगने में अपना जो टेम्परेचर, जो अपनी धूप है, जो अपन उसको पहुंचाने में 2 हार्स लेता है, ईस्ट में 2 हार्स पहले एज कंपेयर वेस्ट के, ईस्ट में 2 हार्स पहले एज कंपेयर वेस्ट के सूर्य उदय हो जाता। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक और इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक ऑक्सीजन पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा। इतने में तो किसी पेशेंट की जान ही चली जाएगी जब तक ऑक्सीजन की हम आपूर्ति कर पाएंगे। इसमें वो भी चीज़ मेंशन की गई है लास्ट से, सॉरी एट लेस्ट 6 to 7 डेज, यानी अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पे पहुंचाते हैं अगर ऑक्सीजन को, तो 6 से 7 दिन तक भी लग सकते हैं। तो आप सोच सकते हो, और तब की इसमें नीड कितनी भयंकर पड़ेगी। जो पेशेंट था पेंडेमिक का, वो 4 से 6 आवर के अंदर ही अपने दम तोड़ दे रहा था। कुछ सोच सकते हैं आपकी किस प्रकार की समस्याएं देखी गई इसमें। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए कि जो दूसरी समस्या देखी गई थी, दूसरी समस्या ये देखी गई थी, एट प्रेजेंट इंडिया के पास में 1224 एलएमओ टैंकर है, जिनकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो इनकी कैपेसिटी थी 16,732 मैट्रिक टन के अप्रोक्सीमेट इनकी क्षमता थी। ठीक है डियर। देन लेकिन अगर उसी प्रकार से बात की जाए, जो एक्टिव टैंकर्स थे तो 200 टैंकर्स ही एक्टिव थे, जिनकी कैपेसिटी की बात की जाए 3,500 से 4,000 मैट्रिक टन इनकी क्या थी, कैपेसिटी थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, तब की हमारे नीड अधिक पड़ी, तो ये टैंकर्स वगैरह भी जितनी ज़रूरत थी उसके अनुसार अवेलेबल नहीं हो पाए या नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से भी इस क्राइसिस को बहुत अधिक देखने को मिला है, इस क्राइसिस को बढ़ावा मिला। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो कॉस्ट अराउंड 15 लाख एच, यानी कि इन टैंकर्स को यदि कोई प्राइवेट कंपनी भी, जिसकी बात की गई इसमें क्रायोजेनिक टैंकर्स की बात की गई। डियर इस कॉन्सेप्ट को भी समझने का क्या होता है क्रायोजेनिक टैंकर्स, पहले इस टर्मोलॉजी को जान लेते हैं। क्रायोजेनिक टैंकर उसको बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, एक टैंकर या एक ट्यूब टाइप की होती है, जिसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जो मिली हुई होती है उसको, ये एक टेम्परेचर पर होती है, क्या होती है, एक टेम्परेचर पर होती है, मान लीजिए 10 से -15 इसका टेम्परेचर है नॉर्मल गैस का। तो इसको क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए इसको -165 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचाया जाता है इस टैंकर में या इस ट्यूब के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और लिक्विड फॉर्म में आने के वजह से क्या होता है, वो नाइट्रोजन से अलग की जा सकती है, जिसकी वजह से हम को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी, और उस ऑक्सीजन का हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में या मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपके माइंड में क्रायोजेनिक टैंकर से रिलेटेड जो क्लियरिटी थी आई होगी। अब देख लेते हैं इससे संबंधित बात को, आखिर में क्या बात की गई है इससे संबंधित। तो इससे संबंधित बात की जाए तो इसमें कहा गया कि जो इनकी
अमाउंट था या इनके अगर खरीदने की बात की जाए यदि किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, तो प्राइवेट कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि इनकी कॉस्ट अधिक होने की वजह से उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में यदि पेंडेमिक भाई खत्म तो होना ही है, आज नहीं तो कल इसको खत्म होना पड़ेगा। तो जब अगर पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो ये टैंकर्स हमारे किस काम करेंगे या किन काम करेंगे, ये काम नहीं आ पाएंगे तो हमारी तो कंपनी घाटे में चल जाएगी। तो इन सभी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी इन टैंकर्स को नहीं खरीदा गया। और देन अगर दूसरी बात की जाए तो ये क्या थी, हाई कॉस्ट पड़ रहे थे। हाई कॉस्ट के अलावा टैंकर्स बिकॉज वन द वे इज ओवर द इन्वेस्टमेंट विल टर्न ऑफ लॉस। तो इसमें लॉस की सिचुएशन देखी गई, इस वजह से प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी इनमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। तो दूसरी प्रॉब्लम ये देखिए। अगर नेक्स्ट इसी प्रकार से बात की जाए रिड्यूस, इसमें रिड्यूस वेस्टेज अननेसेसरी ऑक्सीजन की बात की गई, यानी इंडस्ट्रियल रीजन्स के द्वारा जिन अननेसेसरी ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, जिस ऑक्सीजन को वेस्ट कर दिया जाता है, तो उस ऑक्सीजन को भी क्या किया गया कि उसको भी बचाया जाए। और ये किनके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था आपके ये आपके रेफरेंस की यदि बात की जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इस बात को कहा गया कि भाई जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो ऑक्सीजन का मिस यूज किया जाता है या फिर एक्स्ट्रा जो बच जाती है तो उसका यूज क्या किया जाना चाहिए हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में उसको यूज करना चाहिए। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाती है, इसमें बताया गया ब्लैक मार्केटिंग। तो बहुत अधिक मात्रा में क्या देखी गई, ब्लैक मार्केटिंग देखी गई। अगर ब्लैक मार्केटिंग की बात की जाए तो आपने देखा ही होगा कि जो पैसेवर लोग थे उनके द्वारा पहले ही इनको ये इंडस्ट्रीज वगैरह से खरीद लिया गया, देन उसका स्टॉक कर लिया गया और स्टॉक के बाद में जब मन मर्जी या अपने मर्जी के जो अपने मन में आया उस प्राइस पर इनको बेचा गया, जिस वजह से भी एक क्राइसिस का कारण देखने को मिलता है। यानी जिन्हें इजी वे में अवेलेबल होनी चाहिए थी उनको भी इजी वे में अवेलेबल नहीं हो पाए। तो ये सभी तमाम कारण थे जिसकी वजह से क्राइसिस देखने को मिला। आई होप आपके माइंड में सारे के सारे जो कारण थे, जो रीजन थे इसके बिहाइंड में, वो सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। यदि डियर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट हमने बताया था कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को डिस्कस करने वाले, आखिर क्या होती है ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। अगर इसकी बात की जाए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, तो इसमें कहा गया है कि ये क्या होता है, एक तो प्योरिटी ऑक्सीजन होती है यानी प्योर ऑक्सीजन होती है, ठीक है, स्टेबल फॉर यूज ह्यूमन बॉडी, और ये क्या होती है, स्थायी होती है, यानी कि अच्छी होती है एज कंपेयर। जैसे कि देखा होगा कि एनवायरनमेंट से जब पेशेंट ऑक्सीजन नहीं ले पाता तो इस ऑक्सीजन का भली भांति रूप से पेशेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो प्योर होती है और ह्यूमन बॉडी के लिए सुटेबल होती है, इस वजह से इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है या इसका यूज किया जाता है। देन अगर उसी प्रकार से इसका अगर नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन इसकी देखने की कोशिश करें तो उसमें कहा गया दिस ऑक्सीजन प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ वर्चुअली ऑल मॉडर्न। इसमें बताया गया एनेस्थेटिक टेक्निक्स, यानी कि एनेस्थेटिक जो टेक्निक है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि और कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है इस ऑक्सीजन का, तो आपका जो एनेस्थेटिक टेक्निक है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। देन बात करें तो टिश्यू ऑक्सीजन टेंशन में इसका यूज किया जाता है। और देन अगर बात की जाए तो जो इसमें लिखा है इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एड ए कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी, यानी कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी इस ऑक्सीजन का भली भांति रूप से यूज किया जाता है या उनके लिए ज़्यादा जरूरी होती है ऑक्सीजन। देन अगर उसी प्रकार की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी क्या किया गया है, ऑक्सीजन को क्या है एसेंशियल मेडिसिन के रूप में क्या कर दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया, यानी कि जो ये ऑक्सीजन होगी उसको मेडिकल के या फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। देन अगर इंडिया में बात की जाए अकॉर्डिंग टू, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, तो इसमें इंप्लीमेंट किया गया था जो आपका ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट था 2030 का, जिसके थ्रू क्या कर दिया गया LMO को, जिसको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को अंडर इसमें लिस्टेड कर दिया गया एसेंशियल मेडिसिन के रूप में, यानी कि अब इस ऑक्सीजन का भी यूज हम मेडिसिन के रूप में करेंगे। आई होप आपके माइंड में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड क्लियरिटी आई होगी। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट। तो डियर अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी साइकिल को भी हम इसी क्लास में देखेंगे। इससे पहले जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया ऑक्सीजन इज द केमिकल एलिमेंट। क्या होता है, पहली बात तो ये केमिकल एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है, ठीक है डियर, विद द सिंबल ओ, और जिसको सिंबल के रूप में हम ओ के रूप में डिनोट करते हैं नंबर, और जिसका अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए, यहाँ से ये काफ़ी बार पूछा गया वनडे एग्जाम्स में भी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर इसका मास की बात की जाए तो इसका 16.49 के अप्रोक्सीमेट क्या होता है, इसका वेट देखा जाता है या फिर इसका मास देखा जाता है ऑक्सीजन का। देन अगर इसकी बात करें इट इज़ ए मेंबर ऑफ द
कैलोजन ग्रुप्स का क्या होता है, या फिर चाल्कोजन ग्रुप का क्या होता है, मेंबर होता है इन द पीरियोडिक टेबल की बात की जाए हाई रिएक्टिव, और ये क्या होता है हाई रिएक्टिव गैस होती है, और ये क्या होती है अदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कंप्लीट करता है। आई होप आपके माइंड में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजीज थी जो समझ में आई होगी। यहाँ से भी काफ़ी कोई वैसे तो बेसिक है लेकिन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी में तो खैर नहीं कहेंगे इसको यूपीएससी में, लेकिन आपके वनडे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाए। लाइक बात की जाए एसएसबी वगैरह, रेलवेज वगैरह हो गई, या फिर एसएससी में 10+2 की बात की जाए, इवन यहाँ पे आपके एसएससी सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा एक अवेयरनेस के तौर पर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि नेचर में प्रेजेंटेशन की बात की जाए, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा, तो अगर ऑल नेचर की बात की जाए तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 20% यानी सेकंड लार्जेस्ट जो गैस पाई जाती है एनवायरनमेंट के अंदर वो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। देन उसके बाद में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर उसके बाद में भी बात की जाए तो 0.96% जो अदर गैसेज इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वही वनडे एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे भी पूछा गया कार्बन की मात्रा कितनी है, तो कन्फ्यूज मत होने, कई जगह पे आपको 0.3 भी मिलेगी, कहीं पे 0.003 भी मिलेगी, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। तो इन तीनों में से जो कोई भी ऑप्शन देखे आप वहाँ पे लगा दें, तीनों एक साथ कभी नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लिया जाता है। लेकिन इसमें 0.4 की बात की जाती है, इसमें लेटेस्ट आइडिया को या फिर लेटेस्ट रिपोर्ट इसमें इंक्लूड की गई है। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल के बारे में भी, आखिर ऑक्सीजन साइकिल क्या है। साइकिल की बात करें तो साइकिल आप जानते ही हो कि एक चक्र होता है, इस चक्कर का कोई अंत नहीं होता, ना कोई शुरुआत होती है। वो क्या होता है कि यानी कोई भी चीज़ होती है उसमें बात की जाए अगर केमिस्ट्री लेवल पर, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, वो खत्म नहीं होती है, ठीक है डियर। तो इसी प्रकार से इसकी बात की जाए तो इसमें किस प्रकार से होती है तो वो देख लेते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अगर हम यहाँ से शुरू करें इसको एटमॉस्फेरिक गैस से, तो एटमॉस्फेयर में हमने बताया, फिर पूरे एनवायरनमेंट की बात की जाए तो एनवायरनमेंट के अंदर 21% क्या पाई जाती है, आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जिसको ओ से हमने क्या किया था, डिनोट किया था। तो जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है वो क्या है, उसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है डियर, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कंडेंसेशन, जिसमें से क्या होता है, कंडेंसेशन में आपके बर्षण की क्रिया होती है, यानी कि आपके जो वाष्प वगैरह होती है, जो हार्ड से क्या होता है इसमें पानी या लिक्विड की ओर बदलता जाता है, ठीक है। यानी अगर सामान्य भाषा में बात करें तो क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन में बारिश की क्रिया को इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो ठोस बादल वगैरह बन जाते हैं, जो बर्फ के बोल सकते हैं हम उसको, तो उससे क्या होता है, बर्षण की क्रिया होती है, बारिश होती है, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। आई होप आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी। देन कंडेंसेशन के बाद में ये फिर वापस ये ऑक्सीजन की मात्रा, पहले तो क्या होती है एटमॉस्फेरिक यानी कि जलवाष्प के रूप में, एवोपरेशन के रूप में हो सकती है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है किसके रूप में, जलवाष्प के रूप में, जो आपने सुना भी होगा कभी कभी चिपचिपा वगैरह भी फील होता है, तो इसी की वजह से होता है, ठीक है डियर। देन अगर इसी प्रकार बर्षण के द्वारा ये कहाँ पे पहुंच जाती है, वापस अर्थ पे आ जाती है आपकी जो होती है। तो इससे पहले भी क्या होता है, अगर अर्थ पे आ जाती है तो अर्थ में पानी के माध्यम से भी कुछ ऑक्सीजन ऑब्जर्व की जाती है बॉडी के द्वारा, जैसे कि प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, एनिमल्स के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है, और अर्थ के द्वारा भी ऑक्सीजन। अब सर कई सारे बताओ सर क्या अर्थ भी रेस्पिरेशन करती है, ढेर है, रेस्पिरेशन नहीं करती, लेकिन इनके जो अगर अर्थ की ज्योग्राफी लेवल पर बात की जाए तो इस प्रकार से, आपने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री में क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या कुछ स्पेस पाया जाता है, तो उनमें आपने क्रिस्टल पढ़ा होगा कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, तो उनके बीच में भी क्या पाया जाता है, उनके या फिर उनके बॉन्ड के आधार पर उनका ठोस का क्या किया जाता है, आकार को देखा जाता है। तो जिनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है उसी प्रकार के कम ठोस से अधिक ठोस की ओर क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इसी प्रकार से जो हम पृथ्वी की बात करते हैं उसमें भी स्पेस पाया जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा में ये ऑक्सीजन गैस यूज की जाती है। देन उसके बाद हम बात करें इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें, डेकेसी की बात की गई, अगर ये डिग्रेड होते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। देखो यहाँ पे दे रखा आपके, अगर जलाया भुनाया जाता है इसमें एटमॉस्फेरिक CO2 होगी, इसमें प्लांट से भी निकलती है, एनिमल्स से भी CO2 गैस निकलती है ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैस क्या वापस एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है। देन इसमें बात क्या बायोमास की बात की, बायोमास कॉम्बिशंस की बात की गई, तो इसमें क्या होता है, जो बायोमास या बायोडीजल्स बनाया है उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, फिर इससे फ्यूल वगैरह यूज किया जाता है, तो फ्यूल वगैरह से भी क्या होती है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जिसमें आपका ऑक्सीजन का कंपोनेंट होता है। तो देख ही सकते हैं CO2 के अंदर बात करें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल एलिमेंट
दो एलिमेंट किसके इसमें, ऑक्सीजन के, तो वो भी एनवायरनमेंट में। अगर बात की जाए रॉक वेदरिंग की, जो रॉक वगैरह होती है उसमें भी टूटने फूटने से भी इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जनरेट होती है या फिर गैस रिलीज होती है। तो देन ये वापस कहाँ पे पहुंच जाती है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट तरीकों से वापस कहाँ पे पहुंच जाती है, एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है। एनवायरनमेंट की गैस जो वापस क्या होता है, इसमें कई सारे रिएक्शंस के माध्यम से कहाँ पे पहुंच जाती है, ये वापस एनवायरनमेंट। इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है कि गैसें, पहले तो अगर इसको नॉर्मली एकदम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं इसको। कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कि ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये एनिमल्स वगैरह हो गए, और ये आपका क्या हो गया, बायोटिक्स हो गए, और ये आपके नॉन बायोटिक्स हो गए। तो इनसे कहाँ पे जाती है, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से उधर, ऐसे घूमती रहती है और ये चक्कर चलता रहता है। आई होप आपके माइंड में एक बेसिक क्लियरिटी बनी होगी इससे रिलेटेड। बाकी अगर इसको डीप डिस्कशन करना चाहेंगे तो हम केमिस्ट्री की क्लास में इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, जब साइंस की क्लास चलेगी यहाँ पे बिल्कुल इसको डिस्कस किया जाएगा। देन अगर नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कुछ इस प्रकार, यदि नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए तो नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ इस प्रकार से चीज़ें डिस्कस की गई। इसमें हमने ऑक्सीजन को कंटिन्यू करते हुए इसी सेगमेंट को टाइप्स ऑफ या इसके आइसोट्रोप्स को क्या पढ़ना, इसके ट्रूप्स को हमको क्या करने, पढ़ने के, इसके ट्रूप्स कौन कौन से। अगर इसमें ट्रूप्स बात की जाए तो अलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसके रूप में अगर देखें तो हम डाई ऑक्सीजन को देखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मोस्ट फेमिलियर मॉलिक्यूल है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा ज़्यादातर क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन के तौर पे इसको यूज किया जाता है। यानी कि हम जो ज़्यादातर अगर जानते हैं तो किस टाइप के ऑक्सीजन को जानते हैं, जो नॉर्मली तो हम O2 फॉर्म को ही जानते हैं। लेकिन अगर हम इसको अदर केमिस्ट्री लेवल पे बात किया जाए तो इसको बात की गई इसकी अदर ट्रूप्स भी होते हैं, इसकी फॉर्म भी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं O3 कंपोनेंट्स के रूप में इसको दिखा रखा है, जिसमें बताया गया है कि रिएक्टिव जोन, यानी कि जहाँ पे प्रेशर अधिक होता है, जहाँ पे अदर गैसेज वगैरह का या अदर प्रेशर अधिक होता है, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह आ जाते हैं और O3 का निर्माण कर लेते हैं। हाईली रिएक्टेड गैस है, जो वैसे तो हमको आपने देखा होगा कि, सॉरी पेन किधर गया, हमारा पेन किधर नहीं गया, इधर ही है, ठीक है डियर। तो O3 की आपने देखा होगा कि आपकी जो सूर्य से आती है, जो अल्ट्रा वायोलेट यूवी रेज जो सूर्य से रिलीज की जाती है, तो उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करती है ये। देन अगर बात की जाए उसी प्रकार से O1 होती है, जो क्या होती है, फ्री रेडिकल्स होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन होती है, O1 के रूप में भी पाई जाती है। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो सिंगल ऑक्सीजन की है, डाइऑक्सीजन का इसको बोला गया 1 of 2 मेटल लेवल स्टेट ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, और ये मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है मेटल लेवल स्टेट में पाई जाती है इसको, ठीक है। धातु के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह में भी इसका यूज किया। देन बात करें इसको टेट्रा ऑक्साइड की बात की गई है। टेट्रा ऑक्साइड में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन के कंपोनेंट कितने होते हैं आपके, या एलिमेंट्स की बात की जाए तो 4 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है भैया। देन अगर इसी प्रकार से बात की जाए तो अनोदर मेटल्स फॉर्म, और ये भी क्या होते हैं, मेटल फॉर्म्स होती है, लेकिन इसके कंपेयर में अलग पाई जाती है। इस प्रकार से अगर बात किया जाए, आपसे पूछा जाए कितने इसके ट्रूप्स होते हैं, तो ऑक्सीजन के 4 ट्रूप्स में पाई जाती है, या 4 इसके क्या होते हैं, फॉर्म होती है, रूप होते हैं इसके, ठीक है डियर। आई होप आपके माइंड में इससे रिलेटेड भी क्लियरिटी आई होगी। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के तौर पे हमने लिया दिया गया वाई वी नीड ऑक्सीजन, यानी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है। तो जनरली रेस्पिरेशन तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कहाँ कहाँ पे किन किन फील्ड में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको भी हम यदि डियर अगर इसको हम देखने की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो आपका जो रेस्पिरेशन में तो इसका यूज होता है बृहत्तर मात्रा में, या फिर लार्जेस्ट स्केल में रेस्पिरेशन में इसका यूज किया जाता है। देन अगर उसके बाद भी बात की जाए तो इसमें बताया गया है जो ऑक्सीजन थेरेपी के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी जब पेशेंट्स दमे वगैरह की प्रॉब्लम होती है या फिर अदर्स प्रॉब्लम होती है, तो उसको जब मतलब कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में सांस लेने में तकलीफ होती है, तो तब उसके अंदर भी यूज ऑक्सीजन को किया जाता है। देन उसके बाद में एम्फासीमा है, इसके अंदर भी एक डिजीज होती है, एक रोग होता है जिसके अंदर भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इधर को आपका निमोनिया होगा, निमोनिया डिजीज के अंदर भी ऑक्सीजन मास्क का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है लोगों को। और देन अगर इसी प्रकार से बात की जाए तो सम हार्ट्स प्रॉब्लम हो गई, तो जितने हार्ट्स के पेशेंट हो गए उसके लिए भी यूज किया जाता है। ये तो हो गया हमारा मेडिकल वाला फील्ड की बात, ठीक है। कौन से वाले फील्ड की बात की हो गई हमारे, ये मेडिकल वाले फील्ड की बात हो गई। जो पहला फील्ड यूज करना, वहाँ पे कहाँ पे करना हमको ऑक्सीजन को, मेडिकल फील्ड में एज ए ट्रीटमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। लेकिन वहीं लाइफ सपोर्ट की बात की जाए तो लाइफ सपोर्ट के रूप में कैसे यूज किया जाता है, तो जब किसी स्पेस पर्सन के द्वारा स्पेस में जाया जाता है, या अर्थ से
अदर प्लैनेट्स की ओर जब जाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे कि अगर थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बात करें तो आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, क्या होता है आपका ऐसे लेयर्स होती है, कई सारी लेयर्स होती है जिसको बोलते हैं हम सोम मंडल, संताप मंडल, लाइक एज, ठीक है ना। तो उनमें जब जैसे डिक्री वाला के ऊपर की ओर हम बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम 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 डिक्रीज होता ही जाता है, ठीक है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, तो इस प्रकार की स्पेयर्स होती है जिनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे वैसे तो, ठीक है, बेसिक तौर पर बता दिया गया आपको, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा रहने वाला है इसलिए ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं जा सकते हैं। तो स्पेस जो पैरासूट्स वगैरह होते हैं, स्पेस सूट्स होता है, उसके अंदर भी हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो इसका भी एक रीज़न बता दें। ये रीज़न इसलिए होता है कि देखो डियर, अर्थ पे तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के कंपेयर में जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा होती है क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अंदर की रिएक्शंस वगैरह होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अंदर होता रहता है, क्योंकि ये पे एयर प्रेशर अधिक होता है एज कंपेयर बॉडी, यानी कि बॉडी के कंपेयर में बाहर का जो एयर प्रेशर होता है अधिक होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड एज इट इज बॉडी के अंदर ही मूवमेंट करता रहता है। लेकिन जब इस पे सॉरी हम अर्थ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो जो एनवायरमेंटली ऑक्सीजन होती है, जो भारी ऑक्सीजन होती है या गैसेज होती है, वो क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर बॉडी के। तो बॉडी की वजह से जब कम होती है तो बॉडी का जो एयर प्रेशर है बाहर की ओर प्रेस करता है, किसको, ब्लड को। जो बाहर की ओर जो प्रेस होता है, जो प्रेस किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड भी बॉडी से बाहर आने लग जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हम स्पेस सूट के रूप में भी ऑक्सीजन यूज करते हैं ताकि एयर का प्रेशर बनाया रखा जा सकता है। अगर इसके दूसरे भी एग्जाम्पल की बात की जाए तो जब हमने लुई नाम की जो बिच थी, जो एक कुतिया थी लुई नाम की, तो उसको सबसे पहले हमने स्पेस में भेजा था। तो जब उसको रिसर्च की गई है, उसका रिसर्च किया गया उस पर, तो जब उसे वापस बुलाया गया तो उसमें देखा गया था इसकी बॉडी से बाहर की ओर ब्लड निकल रहे थे, जिस वजह से हमारे साइंटिस्ट्स के द्वारा, जो हमारे वैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये इस वजह से हुआ कि यानी कि जो आपका गैसीय दाब होता है, जो जो आपका प्रेशर होता है, गैस प्रेशर होता है, तो वो एज कंपेयर बॉडी के कम था, इस वजह से ब्लड बाहर देखने को मिला। आई होप आपके माइंड में इससे संबंधित क्लियरिटी आई होगी, आखिर लाइफ सपोर्ट के रूप में क्यों यूज करते। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, और अदर ऑक्सीजन की हमें कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जगह पे ज़रूरत है वो भी देख। तो डियर, नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए ऑक्सीजन का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो हम इंडस्ट्रियल यूज़ देखेंगे। इसका कौन सा यूज़ देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में भी ऑक्सीजन का लार्जेस्ट स्केल में यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन सी जगह पे किया जाता है देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया स्मल्टिंग आयरन, यानी कि जो लोहे वगैरह की स्मल्टिंग की जाती है, इससे स्टील वगैरह बनाया जाता है। तो ऑक्सीजन का अबाउट 15% पार्ट क्या कर लिया जाता है, यूज़ किया कर लिया जाता है। जो हमारी ऑक्सीजन होती है नॉर्मल 100% से, उसका 55% पार्ट स्मेल्टिंग के अंदर यूज कर लिया जाता है। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट बात किया जाए तो इसमें लिख रखा है रिमूव एनी सल्फर और कार्बन फॉर्म्स, यानी कि जब क्या होता है, ये मेटल होती है, ओर के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, ओर के रूप में। यदि ओर बोले तो इसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं इसको, अयस्क बोलते हैं। यानी जो अयस्क को हम शुद्ध करते हैं, शुद्ध धातु बनाते हैं, उस समय भी क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपके माइंड में क्लियरिटी आई। देन अगर बात की जाए तो इसमें थेरोमिक रिएक्शंस की बात की है, एक्सोथेरेमिक रिएक्शंस की बात की गई है, जिसमें भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है बृहत्तर मात्रा में लार्जेस्ट स्केल में, यानी बड़ी मात्रा में बात कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, अगर देन बात की जाए अगले सेगमेंट की, तो अगला और इंडस्ट्री में कहाँ यूज किया था, इसमें बताया गया अराउंड ऑफ 25% ऑक्सीजन है जो केमिस्ट, यानी कि मेडिकल में जो केमिस्ट दवा वगैरह बनाने के अंदर भी इसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। नोट इसमें क्या केमिस्ट बोल दिया तो सिर्फ दवाएं ही वगैरह बनाई जाएगी, केमिकल्स वगैरह भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात की जाए तो एथिलीन हो गया, इज रिएक्टेड O2 टू मेक एथिल ऑक्साइड बनाने, लाइक इसी प्रकार से ग्लाइकोल बनाने में विच इज यूज मैनी प्रोडक्ट सच एज एंटी फ्रीजिंग, पॉलिएस्टर वगैरह बनाने में, जो टेक्सटाइल इसको क्या बोलते हैं। अगर इसके अलावा और बात की जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग के अंदर भी क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का लार्जेस्ट स्केल में यूज किया जाता है। आई होप आपके माइंड में ये क्लियरिटी आई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। डियर, आखिर आप जान ही पाए होंगे कि हमने जो 3 सेगमेंट देखे, आखिर मेडिकल
और इंडस्ट्रीज। देन उसके अलावा अगर बात की जाए तो लाइफ सपोर्ट, स्पेस या स्पेस बोल सकते हैं, स्पेस में भी इसका यूज करने की बात की है। डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऐसे भी है। अगर हम ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन को छोड़ दे, नेचुरल रिएक्शंस को छोड़ दे, तो इसका आर्टिफिशियल भी यूज किया जाता है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट। अब आइए डियर हम नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले थे। तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है आपको हाल ही में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन अगर किया जा रहा है तो कितना किया जा रहा है, 7,000 मेट्रिक टन के अप्रोक्सीमेट इसको क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर उसी प्रकार से इंक्लूडिंग बात की जाए इसमें, तो इंक्रीज किया गया अभी ड्यू टू क्राइसिस 8,922 मेट्रिक टन इसको क्या करना था, प्रोडक्शन हैज़ बिन इंक्रीज, यानी कि पहले से जितना उत्पादन हो रहा था उससे अधिक करना है हमें। पहले तो क्या सिर्फ इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाता था, लेकिन अभी क्या इसका मेडिकल यूज भी बढ़ गया ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, ये क्राइसिस बोल सकते हैं इसको, पैंडेमिक बोले तो। ठीक है डियर। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए, द डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसका घरेलू उपयोग भी बढ़ गया, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि नॉर्मल भी सिचुएशन हो जाती है तो जो दमे की प्रॉब्लम वगैरह भी आप देख सकते हैं, हार्ट्स प्रॉब्लम वगैरह भी देख सकते हैं उनकी वजह से। तो इसका मेडिकल पहले था ही इसका मतलब यूज तो, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसका यूज और अधिक बढ़ गया। अगर देन बात की जाए इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए, तो इसमें 9,250 मेट्रिक टन भी इसमें यूज की जा रही। ये डाटा डियर हमारा नहीं, अगर ये डाटा की बात की जाए तो ये डाटा हमारे यहाँ से उठाया गया। ठीक है डियर। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए इसके प्रोडक्शन की, या फिर हाई एज ऑक्सीजन इन शॉर्ट सप्लाई, अगर इसके शॉर्ट सप्लाई की बात की जाए, अगर इसकी कमी क्यों देखी गई, तो वो तमाम चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्राइसिस वाले रीजन में क्राइसिस के जो कारण देखे थे हमने कि आखिर क्राइसिस का कारण क्या था, या फिर इसके बिहाइंड में जो रीजन थे वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। इसके प्रोडक्शन को देख लेते हैं, आखिर इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो डियर इसके प्रोडक्शन को देख लेते हैं, आखिर इसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है। तो जब इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस की बात की जाती है, तो इसका प्रोडक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि आप जैसे देख ही पा रहे होंगे कि अभी बताया था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% और तो मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की, और 21% जो रेशो पाया जाता है, परसेंटेज पाई जाती है किसकी पाई जाती है, ऑक्सीजन की पाई जाती है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को थोड़ा डियर इसको इरेज कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ आपको अच्छी तरह से यहाँ पे काटा फांसी नहीं होगी। ठीक है डियर। तो देख लेते हैं इसमें, तो जो एटमॉस्फेरिक गैस है, यानी कि वातावरण से जो गैस क्या की जाती है, इसको देखो सक की जाती है, इसको कैच की जाती है, इसको क्या किया जाता है, इसको गैस चैम्बरों वगैरह में भरी जाती है। इसको किसके लिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो इसमें बोला गया गैस प्लांट सक इन एटमॉस्फेरिक इनटू ए कंप्रेसर, क्या किया जाता है, कंप्रेसर में इसको क्या किया जाता है, सक किया जाता है एटमॉस्फेरिक गैस को। देन अगर उसके बाद बात की जाए तो प्यूरिफाइड की करने की करते हैं इसको। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम प्यूरिफाइड करते हैं इसमें। कंप्रेस एयर इज प्यूरिफाइड टू रिमूव डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स। तो जो पहला प्यूरिफिकेशन होता है तो उसमें तो क्या होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह जो गैस में मिले होते हैं, या अदर पार्टिकल्स वगैरह जो गैस में मिले होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, हम दूर करते हैं। देन उसी प्रकार से नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट में बात की जाए इसमें, इसको फिर पुनः प्यूरिफाइड किया जाता है, इसको -10 टू -15 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, अदर गैसेस को क्या किया जाता है, अलग किया जाने की कोशिश, या फिर जो भी पार्टिकल्स वगैरह रहे पे होते हैं तो इसको मतलब कि थोड़ा कूलिंग की ओर ले जाया जाता है, यानी कि इसको कूलिंग दी जाती है। देन अगर नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए, नेक्स्ट की बात की जाए, तो इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपकी, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाती है कि इस गैस को क्या किया जाता है, फिर एक बार और प्यूरिफाइड किया जाता है। देखो डियर, कितनी बार प्यूरिफाइड किया जा रहा है, पहली बार सिर्फ पार्टिकल्स, जितने भी मोटे पार्टिकल्स थे उनको दूर किया जाना। देन इसको कूलिंग पे लाया जाता है, कुछ हल्के फुल्के पार्टिकल्स यहाँ भी दूर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आके जो तीसरी प्रोसेस होती है आपकी, इसमें आके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मतलब कि नाइट्रोजन गैस को छोड़ के, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे दूर कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को हम बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं डियर, इसको बर्निंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रोसेस की ओर जाते हैं, तो अब इस बर्निंग प्रोसेस के बाद में इस गैस का क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें अभी तक हमारे पास क्या क्या मिली हुई है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमारे पास में मिली हुई। तो इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो मिक्स गैस है, इसको -165 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, इसको प्रिजर्व किया जाता है, या फिर इसको कूल्ड किया जाता है, इसको कूलिंग की जाती है, ठंडा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा करने का रीजन ये है कि ये गैस क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है -165 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है,
लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और इस लिक्विड फॉर्म गैस को क्या किया जाता है, हमारे जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं या क्रायोजेनिक सिलेंडर्स वगैरह होते हैं उसमें इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और इसी लिक्विड फॉर्म गैस का क्या किया जाता है, हमारे पेशेंट या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है। आई होप आपके माइंड में ये जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, क्लियर समझ में आई होगी। इसको आप बार बार देखेंगे जरूर समझ में आएगी। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए नेक्स्ट सेगमेंट, तो इसमें बताया गया हुज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड, और जो आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने का तरीका है, इसको एक स्थानांतरित करने का तरीका, वो सही क्या है, या फिर क्या होता है वैसे कि जब बिजनेस पर्पज से तो लोग मर्जी आए जैसे भर के कुछ भी करते हैं, तो वो नहीं, अगर जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया, तो उनके द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की, उसमें बताया गया कि जो 100 से 200 किलोमीटर अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए ऑक्सीजन का, तो किसमें, सिलेंडर फॉर्म में किया जा सकता है। यानी ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में 100 to 200 किलोमीटर ठीक रहेगा, लेकिन 200 to 500 किलोमीटर अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो ये उचित नहीं है, इसमें ऐसा बोला गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों उचित नहीं है, तो इसमें देखा गया है, इसमें बताया गया है क्रायोजेनिक टैंकर माउंटेड ऑन ए ट्रक्स प्रिफर्ड, यानी कि इसमें बात की गई, इसमें अगर प्रेफर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्या प्रेफर किया गया, क्योंकि ये लंबी दूरी हो जाती है, तो लंबी दूरी में क्या होते हैं, सिलेंडर सेफ नहीं होते, जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिलती है। और देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर से अगर अधिक दूरी पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है तो वहाँ पे क्रायोजेनिक टैंकर ही यूज किए जाना है, बिकॉज ऑफ ये हाईली रिएक्टेड गैस होती है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो ऑक्सीजन वाले सेगमेंट में डिस्कशन किया था, क्योंकि हाईली रिएक्टेड होती है और इसका विस्फोट है बहुत तगड़ा देखने को मिलता है, या बहुत बड़ा देखने को मिलता है, कहीं आसपास के क्षेत्रों को खतरा हो सकता है। इस वजह से इनको सिलेंडर के कंपेयर में इसको क्रायोजेनिक टैंकर्स यूज करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, या आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके द्वारा। आई होप आपके माइंड में ये क्लियरिटी आई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था उसकी बात की जाए, तो नेक्स्ट पार्ट के रूप में लिया गया आपके कि हमने बताया था आपको कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को क्या करना, डिस्कस करना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यानी कि भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए इस क्राइसिस से निपटने के लिए। तो इसमें बताया गया कि ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट यानी कि एलएमओ के ट्रांसपोर्ट के जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, इसके स्थानांतरण के लिए, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन वगैरह चलाई गई एज कंपेयर, जितनी पहले ट्रेन चल रही थी उसके कंपेयर में ट्रेनें बढ़ाई गई इस क्राइसिस से निपटने के लिए। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसके थ्रू इन चीज़ों को लाया गया। इसमें क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ों को इफिशिएंट यानी कि त्वरित रूप में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी कि जब डिजास्टर होता है तो चीज़ें फास्ट तरीके से उपयोग किया जाता है। और सारे के सारे जो डिसीजंस की बात आ जाती है, तो डिसीजंस कहाँ पे आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बजाय ये डिसीजंस मेकिंग के किसके हाथ में चल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चल जाती है। जिस वजह से क्या होता है, देखिए डियर, इसका एक तो पॉजिटिव एंगल भी है, दूसरा नेगेटिव एंगल। अगर हम पॉजिटिव एंगल की बात करें तो पॉजिटिव एंगल में ये होता है इफिशिएंट, जो इफिशियंसी है वर्क की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग एक व्यक्ति के हाथ में होती है ना, तो चीज़ों को भली भांति रूप से और जल्दी डिसीजन ले पाता। लेकिन वहीं अगर डिसीजन मेकिंग एक व्यक्ति से के अलावा अगर अदर व्यक्तियों के हाथ में चल जाती है, तो हर का परसेप्शन अलग अलग होता है, तो उस समय डिलाई बढ़ती जाती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये ठीक है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाना चाहिए था। लेकिन दूसरे एंगल से बात की जाए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसका देखा जाए, तो उसमें क्या होता है कि अगर पूरा का पूरा डिसीजन इसमें चल जाता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो जिन स्टेट्स में या जिन स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है, तो उसमें एज कंपेयर क्या नेपोटिज्म देखने को मिलेगा, भाई भतीजावाद देखने को मिलता है, जिस वजह से इसको गलत भी बताया जाता है कहीं राइटर्स के द्वारा। ठीक है डियर। देन अगर उसी प्रकार से इसके इनिशिएटिव्स की बात की जाए, गवर्नमेंट के द्वारा आखिर क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं, वो देखा था। इसमें क्या हुआ है, क्लोज प्लांट्स, यानी कि एक ये स्कीम है जिसको अब से पहले तमिलनाडु के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसे पुनः इम्प्लीमेंट या इसको दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाना। इसमें क्या होता है, प्लांटेशन किया जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको क्या किया जा सके, पूर्ति करने की बात की जा रही है। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स को भी इसमें क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है, जिसकी वजह से जो वर्क प्रक्रिया है, जो वर्क प्रोसेस है, उसको इफिशिएंट लाया
जा सकेगा। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए नेक्स्ट इनिशिएटिव की गवर्नमेंट के द्वारा क्या वर्क किया गया, तो इसमें बात किया गया नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बात की गई है, लेबोरेटरी की बात की गई, यानी कि जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है CSIR NCL, इसको क्या किया जाना, इसको डेवलप्ड बाय क्या लिखा गया इसमें, साइंटिस्ट ऑफ काउंसिल एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको क्या किया जाना है, इसको भी आपको रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर इन ए होम केयर विलेज एंड रिमोट प्लेस, यानी इनको भी बोला गया कि तुम्हें भी ऑक्सीजन की पूर्ति पे काम करना है, यानी इस समय पे ऑक्सीजन बनानी है या फिर इसको एस्टेब्लिश किया जाना। देन अगर इसी प्रकार से नेक्स्ट इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो इसके द्वारा ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, पेशेंट रिकवरी, और पेशेंट रिकवरी का भी इसमें क्या किया गया था, इसमें काम किया गया, काम हेल्पफुल हो गए, कैन फास्टर विद सप्लीमेंट ऑक्सीजन अर्ली स्टेज, और ये लास्ट स्टेज में क्या होता है, एक सप्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है, जो किया इसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा वर्क किया गया। ठीक, आई होप आपको इनिशिएटिव्स थे जितने भी, आप सारे के सारे इनिशिएटिव्स थे वो आप यूपीएससी अगर मेंस एग्जाम की पीटी में तो इंपॉर्टेंस है ही है, लेकिन अगर आप यूपीएससी एग्जाम के मेन पेपर की बात करें तो उसमें यहाँ पे क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इन सारे के सारे एक्ट्स वगैरह हो गए, इनको इंक्लूड कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके आंसर में वेटेज आ जाता है। क्या आपके आंसर में क्या हो जाता है, वेटेज आता है, जिसकी वजह से आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो नंबर देने को मजबूर हो जाते हैं कि जो पर्सन है, जो राइटर है, जो एस्पिरेंट है, वो अपना जो पेपर लिख रहा है तो उसमें वो सारी चीज़ें यूज की गई है जो रिलेवेंट होनी चाहिए थी आपके क्वेश्चंस से। ठीक है, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की। यार हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हमने WHO की रिपोर्ट को मेंशन किया, WHO का क्या स्टैंड है, क्या WHO के द्वारा कहा गया इसके बारे में। तो इसमें WHO के द्वारा बोला गया एंडिंग ऑक्सीजन स्कार्सिटी, यानी कि जितने भी कंट्री वगैरह हैं उनको क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन स्कार्सिटी को दूर करना चाहिए, यानी कि जिन कंट्रियों के पास ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पा रही है या उस लेवल में उत्पन्न नहीं हो पा रही है तो उसमें अदर कंट्री से उसमें क्या किया जाना है, ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और जिन कंट्रीज में ये वर्क अगर प्रॉपर वे में नहीं चल रहा तो उन्हें वर्क को प्रॉपर वे में करने की आवश्यकता है। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो इसमें अनाउंस्ड लास्ट मंथ, और ये बात कही गई थी लास्ट महीने ही WHO के द्वारा ये बात कह दी गई थी। ठीक है डियर, और जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को आप एसेंशियल मेडिसिन के रूप में भी इसके द्वारा इसको ऑथराइज कर दिया गया। अगर इंडिया में बात की जाए तो 2013 का जो एक्ट था उसके थ्रू, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके थ्रू इसको लाया गया था। देन अगर उसी प्रकार से बात किया जाए डियर, तो हमारे इसमें दिया गया कैन एनी इमीडिएट स्टेप बी टेकन, हमारे द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं इनिशियली, तो वो सारी चीज़ों को देखा गया। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म की सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म की सोचने लायक तो है नहीं, तब तक तो पता नहीं कितनी बॉडीज़ को हमें उठानी पड़ जाए। वैसे भी देख ही रहे हो आप, दिनों दिन आपने देखा होगा कि मायने रखती है 40s के अबोव बॉडी जो गंगा में बहा दी गई है लोगों के द्वारा, तो किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है हमारे देश में, तो आप खुद देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है डियर, तो इसलिए तो हमें जो क्या है इफिशिएंट वर्क करने की आवश्यकता इसमें, और वो क्या क्या हम इससे रिलेटेड स्टेप ले सकते हैं उसकी बात की गई। तो इसमें देख लेते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात की गई, इसमें ऑक्सीजन और जनरेटर्स की बात की गई, उनको जनरेट करना चाहिए। हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट जिनकी नीड है, जिनकी आवश्यकता है, वहाँ तक इनको पहुँचाना चाहिए। देन अगर उसी प्रकार से मैनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो मतलब कि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है ज़्यादातर ऑक्सीजन की, उनको उन कंट्रीज में भी पहुँचाना चाहिए जहाँ पे उनकी मात्रा कम है। देन अगर बात की जाए WHO की, तो इसमें बात है सप्लीमेंट एज टाइट एट प्रेजेंट, और क्या इसको सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया जाना। 10,000 ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करना चाहिए, हमको इंक्रीज करने की आवश्यकता या अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और हमको क्या करना चाहिए ऑक्सीजन का यूज करने के लिए या फिर इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है पेशेंट के लिए, तो उससे रिलेटेड इफिशिएंट ये तुरंत हमको क्या करना चाहिए, इससे ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए इनिशियली कि ताकि उनको 2 या 5 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर क्या किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सके इसका कैसे यूज किया जाना, कैसे नहीं किया जाना, ताकि जो हॉस्पिटलों में लोग नहीं पहुंच पा रहे या फिर हॉस्पिटल में जो लोगों की जगह नहीं है तो उनको बाहर भी अदर्स लोगों के द्वारा जो इन प्रोग्राम्स को पार्टिसिपेट करते हैं उनके द्वारा भी क्या किया जा सके, उसमें हेल्प प्रोवाइड करवाई जा सके। देन बात की जाए इसमें ऑक्सीजन टेक्निक्स और ऑक्सीजन की डिफरेंट टेक्निक्स को इसमें यूज किया जाना चाहिए। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए क्वालिटी ऑफ केयर की बात की गई, इसमें
केयरिंग जो होनी चाहिए वो क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसे कि नहीं कि कोई भी उठा के कुछ भी चीज़ें चली जा रही है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ऐसा भी देखा गया कि वैक्सीन के नाम पे रेबीज तक के इंजेक्शन लगा दिए गए, तो ऐसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। तो उसी की बात की गई, इसमें क्वालिटिव केयर्स की भी बात की जा रही है। देन बात की जाए तो इसमें मॉनिटरिंग की बात की जाए, अच्छी मॉनिटरिंग करनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग ही हमारी ठीक नहीं होगी तो चीज़ें हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल होने के बावजूद भी हम चीज़ों को भली भांति रूप से नहीं ले जाया जा सकेगा। इसलिए मॉनिटरिंग बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी पार्ट है। देन अगर उसी प्रकार से बात किया जाए तो इसमें कहा गया है इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम, और हमें क्या करना चाहिए, जो इफेक्टिव ऑक्सीजन सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए, उसको क्रियान्वयन में। देन डियर अगर उसी प्रकार की बात की जाए तो लास्ट में जो टर्मोलॉजी थी हमने आपको बताया था कंसंट्रेटर के बारे में, देख लेते हैं आखिर कंसंट्रेटर क्या है। तो कंसंट्रेटर में बताया गया आपको, एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज ए डिवाइड टू कंसंट्रेटर, द ऑक्सीजन फॉर्म एज गैस सप्लाई selectively removing nitrogen to supply and oxygen enrichment product gas stream। देन बात की गई इसमें टू मेथड इन कॉमन यूज आर प्रेशर स्विम एडसॉर्प्शन एंड मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन, यानी कि ये क्या है, एक गैस सेपरेशन करने का मेथड है कंसंट्रेटर, जिसमें आप प्योर गैस को क्या किया जाता है, गैस को प्योरीफाई किया जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। देन इसमें बात है कंसंट्रेटर वर्क लाइक एज ए ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर इसकी बात की जाए ये वर्क कैसे करता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ही कार्य करता है ये। देन सप्लाइंग ऑक्सीजन थ्रू द यूज ऑफ मैक और नसल ट्यूब्स, और इसका जो यूज किया जाता है नसल ट्यूब के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। देन उसी प्रकार से सिलेंडर नीड रिफिलिंग व्हाइल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैन वर्क 24 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 24 घंटे 7 दिन ये क्या कर सकता है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या कह सकता है, इसका यूज किया। एक्सप्लेन डॉक्टर तायल। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो डियर क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कंक्लूड की गई है, इसमें इंक्लूड की गई है, तो इसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा हो गई है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि हरिचरण बेरवा के नाम से फेसबुक पेज है, जिसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो आपका टेलीग्राम चैनल है द स्टडी अलाइन नाम से, तो उस पर जाके आपको तमाम वीडियोज़ की जो PDF है आपको वहाँ पे मिल जाती है। और डियर एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन और बता देते हैं आपको कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSET की क्लास भी हम चला रहे हैं, हमारे ट्यूब पे कुछ क्लासें आ चुकी है और कुछ क्लासें अभी बाकी है, तो आप उन क्लासों को भी जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, और आप PDF भी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए ऐसे ही प्रकार के अदर आर्टिकल्स देखने के लिए द स्टडी अलाइन विद हरिचरण के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।